नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की किताब की कक्षा 12वीं में जो हिंदी विषय में आरोह भाग 2 किताब है, उसके अंतर्गत कुंवर नारायण की कविताओं के बारे में। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की किताब हिंदी की आरोह भाग 2 के अंतर्गत कुंवर नारायण की कविताओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण की कविताओं के बारे में। आपकी जो 12वीं की कक्षा है उसमें कुंवर नारायण की 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, और दूसरी कविता जो है वह है बात सीधी थी पर। ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों कविताओं में से किसी एक कविता के बारे में जानेंगे और अगली जो कविता है उसको किसी दूसरी वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस रचनाकार ने इन कविताओं को लिखा है उसका जो जीवन परिचय है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कवि का नाम है कुंवर नारायण, जिनका जन्म हुआ है 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नगर में। फैजाबाद, जिसे अब वर्तमान में हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ है। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को इन्होंने दी हैं। उनमें से कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, काव्य संग्रह है, जो कि परिवेश है, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। इसकी एक कविता आपके पाठ्यक्रम में बात सीधी थी पर इसी संकलन से निकाल के दी गई है। और इन दिनों ये जो कविता है इस संग्रह से कविता के बहाने नामक जो कविता है वो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, और ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा आत्मजयी इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज से और आज से पहले इनकी समीक्षा है, और एक महत्वपूर्ण कृति इनकी है मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार क्या क्या हैं? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, कुमारन आशान पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान भी मिला है। साथ ही साथ इनको सन 2005 में हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत सन 1965 से हुई है, और 1984 के बाद, उससे पहले 1984 से पहले ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसी कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1984 के बाद संपूर्ण जो साहित्य है उसका जो लेखक का जो पूरा संपूर्ण साहित्य में जो योगदान है उसके लिए ये दिया जाता है। तो इनको सन 2005 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और 15 नवंबर सन 2017 को नई दिल्ली में 90 वर्ष की अवस्था में कुंवर नारायण जी इस लोक को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कवि का परिचय है, और अब आगे इस वीडियो में हम इनकी जो 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें से किसी एक के बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कवि का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने नामक कविता पढ़ेंगे, कुंवर नारायण की लिखी हुई है।
तो कविता के बहाने जो कविता है, इसमें कुंवर नारायण जी ने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। इसके 3 भाग हैं इस पूरी कविता के। इसमें पहले भाग में इन्होंने कविता की तुलना चिड़िया से की है। दूसरी भाग में कवि ने कविता की तुलना फूल से की है, और वैसे ही तीसरे भाग में उन्होंने कविता की तुलना बच्चों के खेल के साथ की है। तो इन 3 तुलनाओं के माध्यम से कवि ने कविता के महत्व को बताने का प्रयास किया। तो आइए चलिए पहले भाग को जानते हैं। पहले भाग में कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पहली पंक्ति में कवि ने चिड़िया के साथ कविता की तुलना करते हुए कहा है कि जो कवि का हृदय होता है, उसके हृदय में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं जो कविता का रूप लेते हैं, और उन विचारों की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात वे विचार कल्पना के पंख लगे के समान होते हैं, उनमें कल्पना के पंख लगे होते हैं। अब चिड़िया के साथ इसकी तुलना करते हुए कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया की उड़ान के समान ही कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है। उसी के अगली पंक्ति में कवि कुंवर नारायण बता रहे हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन आगे इस बात को बताते हुए कहते हैं कि जो कविता होती है और जो चिड़िया होती है, उन दोनों की उड़ान में बहुत अंतर भी होता है, जिस कारण उनकी स्पष्ट रूप से तुलना नहीं की जा सकती है, और इस बात को चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया क्या जाने का अर्थ यही बनेगा कि चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती है। फिर बता रहे हैं कि जैसे चिड़िया जो होती है, उसकी जो उड़ान होती है, उसकी एक सीमा है, अर्थात वह या तो घर के बाहर उड़ती है, या घर के भीतर उड़ती है, या फिर इस घर से उस घर तक उड़ती है। बाहर और भीतर कहने का एक दूसरा अर्थ है, बाहर का अर्थ है भौतिक रूप से, और भीतर का अर्थ है भावनात्मक रूप से। तो चिड़िया की उड़ान इन सब में जाकर सीमित हो जाती है, अर्थात वो या तो घर के बाहरी क्षेत्र में उड़ती है, या भीतरी क्षेत्र में उड़ती है, या इस घर से उस घर तक ही उड़ती है, अर्थात उसकी उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन जब बात करते हैं कविता की, तो कवि कुंवर नारायण बताते हैं कि कविता में जब पंख लगते हैं, पंख मतलब कल्पना के पंख, तब वो जो उड़ान भरती है, उस उड़ान को, वो जो उड़ान भरती है, उस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नहीं समझ सकती है। वो बताते हैं कि जब कल्पना के पंख कविता में लग जाते हैं, तो वो सारे विश्व को समेट कर रख देती है, अर्थात उसकी जो उड़ान है वो पूरे विश्व तक फैल जाती है। जैसा हम देखते हैं, कोई कवि जो होता है, किसी एक छोटे से गांव कस्बे में बैठकर किसी कविता की रचना करता है, और उस कविता का जब प्रचार प्रसार होता है, तो वो कविता विश्व स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। बाहरी मतलब भौतिक रूप से लोगों को प्रभावित करती है, भीतर मतलब भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से कविता की जो उड़ान है वो असीमित हो जाती है, और पूरे विश्व में उसका प्रभाव और प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो इस बात से कुंवर नारायण बताते हैं कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से बिल्कुल भिन्न होती है। जहाँ चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, बाहर से या भीतर या इस घर से उस घर तक ही उसकी उड़ान होती है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं कविता की, तो कविता में जब कल्पना रूपी पंख लग जाते हैं, तो उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, अर्थात उसकी जो कविता है, कविता की उड़ान असीमित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग को समझते हैं। दूसरे भाग में कवि ने कविता की तुलना की है फूल के साथ। वो कहते हैं कविता एक खिलना है फूल के बहाने, अर्थात कविता जो है वो फूल के समान खिलती है,
पुष्पित होती है। तुलना करते हुए कवि बताते हैं कि कविता जो होती है एक खिले हुए पुष्प के समान होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो तुलना है वो फूल से पूर्ण रूप से कदापि नहीं की जा सकती है। कवि बताते हैं आगे, वो कहते हैं कि जो खिला हुआ पुष्प होता है, फूल होता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। अर्थात जो फूल होता है जब वो खिलता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो कुछ ही दूरी तक जा पाती है, कुछ ही दूरी तक के क्षेत्र को में अपनी सुगंध को फैलाकर वो लोगों को आनंदित करती है। तो फूल के खिलने की, उसके सुगंध की एक निश्चित सीमा होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने, फूल के समान ही सुगंध प्रदान करने वाली होती है कविता। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में ठीक इसके उल्टे में वो बताते हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर कहते हैं कि कविता जब खिलती है, अर्थात कविता जब अपने आनंद को फैलाती है। आनंद कैसे? जब कविता को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से उस कविता में जो रस होता है उससे मन को बहुत आनंद प्रदान होता है, मन प्रसन्न होता है। तो कहते हैं कि जब कविता खिलती है, अर्थात जब कविता अपने रस से, अपने विचारों से मन को आनंद प्रदान करती है, तो इस बात को फूल नहीं समझ सकता है। इस वजह से वो पूर्ण रूप से कविता की तुलना फूल से नहीं करते। फिर वो आगे बताते हैं कि जो फूल होता है उसकी जो सुगंध होती है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। वो बाहर भीतर या इस घर से उस घर तक एक निश्चित दूरी तक ही अपनी सुगंध को फैला पाता है। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि फूल का जो खिलने का समय है वो पूर्ण हो जाता है और जो फूल है वो मुरझाकर गिर जाता है और उसकी सुगंध क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता जो होती है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कहते हैं कि कविता जो होती है वो बिना मुरझाए महकती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकता है, अर्थात फूल के साथ इस वजह से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बताते हैं कि जब कविता पूर्ण हो जाती है और वो लोगों के बीच में पढ़ी जाती है, लोग उसके विचारों से, उसके भाव से प्रभावित होते हैं, तो वो फूल के समान ही सुगंध प्रदान करके आनंदित करती है। और इस बात को फूल नहीं समझ सकते हैं, अर्थात फूल से इस वजह से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि फूल एक निश्चित समय तक खिलता है। उस खिलने के समय के बाद उसकी सुगंध और उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता जो होती है वो एक बार रचनाकार के द्वारा जब रचित हो जाती है तो उसके बाद वो बिना मुरझाए महकते रहती है, सदैव चिरकाल तक लोगों को आनंद प्रदान करते रहती है। तो इस प्रकार से दूसरे भाग में कवि ने कविता को फूल के समान ही सुगंध प्रदान, आनंद प्रदान करने वाला बताया है। तो आइए चलते हैं इसके तीसरे भाग में। तीसरे भाग में कवि कुंवर नारायण कविता को बच्चों के खेल के समान बताते हैं। यहाँ पर वो एक साम्य बैठा रहे हैं, एक समानता बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता बच्चों के खेल के समान होती है, ऐसा कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं। जिस प्रकार जो बच्चे होते हैं वे उनकी वो खेल की सीमाओं में बंधे नहीं होते, वे बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, इस घर से उस घर तक, हर घर में वो खेलते हैं। उनके खेल की कोई सीमा नहीं होती है, वे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के बीच में अपनी खेल के माध्यम से, अपनी मुस्कान के माध्यम से सबको प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से जो कविता होती है वो बच्चों के खेल के समान ही भेदभाव से, क्षेत्रवाद से की जो सीमाएं होती है इससे परे होती है। तो कविता जो होती है वो इन सबसे परे होती है। वे जो कविता है वो भौतिक रूप से, बाहर का अर्थ है
भौतिक रूप से और भीतर का अर्थ है भावनात्मक रूप से। भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों प्रकार से बच्चों के खेल के समान हर किसी को प्रभावित करती है, हर किसी को आनंदित करती है। उसके प्रचार प्रसार की, उसके आनंद प्रदान करने की कोई सीमा नहीं होती है, बल्कि उसके लिए तो पूरा विश्व एक घर के समान होता है। तो इस प्रकार से बच्चों के खेल के समान निस्वार्थ भाव से कविता सभी को समान रूप से आनंदित करती है। हम देखते भी हैं कि बहुत से रचनाकारों ने जो कविताएं लिखी हैं, आज भी वे कविताएं पढ़ी जाती हैं, लोग उससे आनंदित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। आज भी वे सब कविताएं प्रासंगिक हैं। तो इसलिए कवि ने कविता को चिड़िया की उड़ान से भिन्न पाया है, फूल के खिलने से भी भिन्न पाया है, लेकिन निस्वार्थ भाव से खेल करते हुए बच्चों के खेल के समान कविता को माना है। और ये माना है कि कविता इन सब सीमाओं से परे होती है, सबको समान रूप से आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो ये हमने इस कविता का परिचय प्राप्त किया है। और अब थोड़ा सा इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या काव्य सौंदर्य है, सौंदर्य के संबंध में इसमें क्या क्या बातें हैं। तो जैसे कि इसकी भाषा जो है एकदम सरल है, व्यवहारिक है और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। यह आपके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस घर उस घर ये जो शब्द है, बिना मुरझाए महकने के माने ये जो शब्द है, इसके अलावा बच्चों के बहाने ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कविता में जो कविता है उसकी तुलना चिड़िया से की गई है और उसकी तुलना फूल से की गई है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें, अलंकार की दृष्टि से देखें, तो कविता को यहाँ पर हम उपमेय कहेंगे और चिड़िया और फूल को हम उपमान कहेंगे। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। और जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, तभी उससे तुलना की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने कह रहा है। तो पहले हिस्से में तो चिड़िया के साथ कविता की तुलना कर रहे हैं और तुरंत उसी के बाद चिड़िया से श्रेष्ठ कविता को बता दे रहे हैं। इसी प्रकार से पहले भाग में कविता की तुलना फूल से की गई है और दूसरे भाग में भला फूल क्या जाने लाइन लिखकर फूल से बेहतर, फूल से श्रेष्ठ कविता को बता दिया गया है। इस प्रकार से उपमेय द्वारा उपमान का तिरस्कार कर देने के कारण यहाँ पर प्रतीप अलंकार भी होता है। प्रतीप अलंकार जो कि उपमा अलंकार का उल्टा स्वरूप होता है। इसके अलावा हालांकि ये जो कविता है ये मुक्त छंद में लिखी हुई कविता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें छंद के समान ही लय है, प्रवाह विद्यमान है। और इस कविता को हम नई कविता के अंतर्गत आदर्श प्रतिनिधि कविता के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये इस कविता की विशेषताएं हैं जिनको हमने जाना। और पहले भाग में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से की है, दूसरे भाग में फूल से की है और तीसरे भाग में बच्चों के खेल के समान ही उसको भेदभाव की भावना से परे बताया। तो ये इसका पूरा सार है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और परीक्षाओं में, ताकि आप इसके माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपके जो पेपर है उसमें इससे संबंधित पैराग्राफ आता है तो आप इसके संबंधित प्रश्नों को भी आसानी से बना सकते हैं। इसलिए बार बार इन वीडियोस को देखकर इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।